हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अक्टूबर के लास्ट वीक यानी कि 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में लेक्चर शुरू करने से पहले। अभी तक आपको बता दूं, जो आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जो आप लोगों के एसएससी के एग्जाम्स हैं, उसके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको करवाऊंगा एक सीरीज जिसमें मैं जनवरी टू अक्टूबर जो हमारा ईयरली राउंड अप सीरीज होती है उसको मैं पहले करवा दूंगा, ताकि जो आपके एग्जाम दिसंबर में है तब तक आप लोग मेजॉरिटी करंट अफेयर्स का पार्ट रिवाइज कर लें और आपको पेपर में हेल्प हो जाए। तो 8 से 10 लेक्चर्स में कोशिश की जाएगी कि इसको करवाने की। साथ ही साथ हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें 10,000 प्लस जनरल अवेयरनेस के आपको करंट अफेयर्स करवाने की कोशिश यहाँ पे हम लोगों की तरफ से कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री के 500 प्लस एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं। ज्योग्राफी की भी क्लासेस आप लोगों की चल रही है। इसी के साथ साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी क्लासेस चल रही है। और हर महीने की तरह ये आप लोगों का नवंबर का मॉक टेस्ट शेड्यूल है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश की जाएगी कि 16 मॉक टेस्ट हम लोग अभी दे दें। क्योंकि 29 में आपको स्टेनोग्राफर का एग्जाम है और नई एजेंसी पेपर करवा रही है। उसके एनालिसिस के बाद हम लोग देखेंगे और जो चेंजेस, जो पेपर का लेवल है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको ध्यान में रख के हम लोग आपके लास्ट के 4 टेस्ट को फ्रेम करेंगे। तो अभी के लिए अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं या फिर आप लोग JNK में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ईयरली राउंड अप होगा उसकी PDF भी आपको SSS ऐप पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर आपको कोई क्वेरी है आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल ID पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली सरपास करा है चाइना को और बांग्लादेश को, और क्या बन गई है इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, एक्सपोर्ट मार्केट की अगर बात की जाए तो चाइना एक बहुत अच्छा होल्ड हमारे यहाँ पे बना के बैठा हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में अभी रिसेंटली किसने पीछे किया है, यहाँ पे सरपास किया है तो नीदरलैंड ने इसको पीछे करके 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको इस चीज के साथ आपको ये भी याद रखना है कि टॉप डेस्टिनेशन कौन सी है। देखो, टॉप एक्सपोर्ट पे कौन सी आता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी है, तो वो आती है आपकी USA। सेकंड पे कौन सी है, तो सेकंड पे आती है आपकी यहाँ पे UAE। और थर्ड पे अगर आपसे पूछा जाए कौन सी आएगी तो वो है नीदरलैंड। अभी रिसेंटली इसने चाइना और बांग्लादेश दोनों को पीछे किया है, ठीक है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया में भी काफी इंप्रूवमेंट आई है। इंडोनेशिया 7th पे है, बट जो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वो आपको टॉप 3 याद रखने हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने जीता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन अक्टूबर 2022। तो देखो, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे अभी आप लोगों के सामने है, साथ में क्या है अर्बन, इसके बारे में आपको सारी डिटेल लेक्चर्स अंकुश मैम ने पढ़ाए कि है क्या, किस तरीके से है। तो ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट को मिला है ये, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग रही है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन सी रही है, तो सेकंड पोजीशन पे आपकी यहाँ पे मध्य प्रदेश है। और थर्ड पोजीशन अगर पूछी जाएगी किसके पास है तो तमिलनाडु का। लेकिन आपको याद रखना है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स के तहत, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शुरू कब हुई थी, ये शुरू की गई थी 2019 में। और इसके अगर मिनिस्ट्री पूछा है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। अब साथ ही साथ एक और चीज, हरदीप सिंह पुरी क्या मेंबर है, ये राज्यसभा मेंबर है। कहां से है, ये राज्यसभा मेंबर है उत्तर प्रदेश से ही, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ग्रे लिस्ट से आफ्टर 4 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कर दिया गया है यहां से बाहर, तो यहां से बाहर कर दिया गया है अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है पाकिस्तान को। साथ ही साथ जो म्यांमार थी, म्यांमार को भी क्या कर दिया गया था, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था।
तो ये भी याद रखिएगा। ग्रे लिस्ट से किसको हटाया गया है, तो पाकिस्तान को 4 साल के बाद यहां से हटा दिया गया। अब यहां पे आप लोग सोचेंगे FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डालना या ब्लैक लिस्ट में डालना होता क्या है। तो यहां पे अगर मान लीजिए आप कभी इस लिस्ट में आ गए तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके यहाँ पे जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी या कोई कंपनीज बाहर की इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे इफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए FATF की प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो ये किसके पास है, ये है T राजा कुमार के पास। ये कहाँ से है, ये इंडियन नहीं है, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इनके पास यहाँ पे ये इस समय क्या है, हेड है FATF के। हेडक्वार्टर कहाँ पे FATF का, तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स को याद रख लेना। म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी कि हाई रिस्क जुडिकेशन में डाल दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे रशिया के ऊपर भी बात की गई थी और रिकमेंडेशन 24 के ऊपर भी बात की गई है, ताकि जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प की जा सके प्राइवेट सेक्टर प्रिवेंटिंग के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि किसको यहां से हटा दिया गया है, तो वो पाकिस्तान को हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से। इसको डाला क्यों था यहाँ, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सारे यहाँ पे चीजें थी उस, और जो टेरर फंडिंग के केसेस थे उसके लिए इसको यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी अगर पूछा जाए करंटली कितनी कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट में है, तो टोटल इस समय 23 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2022 में इंडिया ने टेस्ट फायर करा है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम आप लोगों ने मेरे से भी बहुत बार सुना होगा, मैंने बहुत बार यहां पे बोला है। अग्नि P जिसको हम लोग कहते हैं, अग्नि P को अभी हाल ही में टेस्ट फायर कर दिया गया है। ये एक नई जनरेशन का न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ओडिशा से किया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि अग्नि प्राइम कौन सी मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम रेंज अगर पूछी जाएगी कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है मैंने आपको बहुत बार बताई है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो है 2000 किलोमीटर और मिनिमम रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं और इसको बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। 2000 किलोमीटर तक ये सरफेस टू सरफेस जो है बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई है अग्नि P। अगर आपसे पूछा जाएगा इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, अग्नि 4, अग्नि 5 आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी सीरीज सुनी होंगी, मैंने बहुत बार करंट अफेयर्स में बताया, तो इसको याद रखना। अग्नि P पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, P स्टैंड्स फॉर, तो ये है प्राइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि होस्ट करेगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। अब देखो यहां पे वर्ड का ध्यान रखना, इसी तरीके की गेम्स होती हैं जिसका नाम होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको बताना है जो पिछले एडिशन हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये हुआ कहां पे था और उसका विनर कौन था। और सही में आपको बताना है कि जो पिछले साल के ये गेम हुए थे इसका होस्ट कौन था और इसका विनर कौन था। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब ये कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन, आपको ये भी याद रखना है। पेपर में 4th एडिशन पूछा है, 5th एडिशन पूछा है, ध्यान से एक बार देख लेना। कौन होस्ट करेगा, मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। अगर बात की जाए 4th का, मैं आपको बता देता हूं 4th एडिशन किसने होस्ट किया था, ये होस्ट किया था हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने इसको होस्ट किया था, लेकिन 5th एडिशन जो होगा वो कहां होस्ट होगा, वो होगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 4th एडिशन हुआ था जो कि हरियाणा में हुआ था, इसी साल हुआ अभी रिसेंटली। और इस बार जो वहां की ये जो आप यहाँ पे टॉर्च देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, तो इस बार ये आपकी मध्य प्रदेश में होगा और ये 5th स्टेट बनी है जो कि इसको होस्ट करेगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बट आपको मुझे यूनिवर्सिटी गेम्स के बताने की कौन जीते हैं। अभी हाल ही में MD CEO जो है संदीप बख्शी जी, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है वापस से 3 साल के लिए। किस बैंक का, ICICI बैंक ने इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया है। संदीप बख्शी जो है अब MD CEO रहेंगे अगले 3 साल के लिए, यानी कि 2026 तक। ICICI बैंक के अपॉइंटमेंट्स में ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग नासा कहते हैं, उन्होंने लॉन्च करा है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट 2026 में इज एंड स्केड्यूल टू रीच द सेल क्रेटर रीजन ऑन टाइटन इन 2034। अब टाइटन जो है वो मून है किस प्लेनेट का, अब आपको ये बताना है। देखो टाइटन क्या है, टाइटन जो एक मून है वो किसका है, किस प्लैनेट का है, तो ये है सैटर्न का, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जाएगा ड्रैगन फ्लाई
जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोटोरक्राफ्ट, ये किसका वो है, प्रोजेक्ट है, तो ये भी याद रखना ये नासा का प्रोजेक्ट है। JKS 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। और साइंस एंड टेक में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में या तो हो सकता है आपको साइंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपको हो सकता है जैसे अग्नि P है, ये भी आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब अगर ये है, ये भी आपका स्पेस एंड टेक का है, ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे याद रखना ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये बनाया गया है, जिसके ये कब है 2026 में, और कोशिश की जाएगी कब तक पहुंच जाए 2034 तक वहां पे पहुंच जाए। तो ये पॉइंट्स को याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में अक्टूबर में कौन से ऐसे बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं और नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट है पिनाकी चौधरी जी, जिनका निधन हो गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनको किस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 2007 में। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि पिनाकी चौधरी जिनका निधन हुआ था ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, या फिर आपको साइंटिस्ट, इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं। और ऑब्ituaries पे भी एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहां पे इन पॉइंट्स को याद रखना। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहां पे बता दूं, जो इनकी मूवी थी, क्या नाम था उसका, इनका मूवी था बाली ग्योंग कोट। तो इसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 2007 में। बट आपको याद रखना है ये क्या थे, ये एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस डेट को किया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इस बार कौन सा एडिशन था? ये 77th एडिशन था इसका। याद रखना, देखो याद करना आसान है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, हम लोग 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, और 2 साल पहले ही हमारी वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी सेकेंड, तो तब ये बना दिया गया था। तो बस इस तरीके से इसको याद कर लेना, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ है नहीं। बट ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताना। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। नेक्स्ट पे आओ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम ITBP भी कहते हैं, इन्होंने अपना रेजिंग डे ऑब्जर्व किया है वापस से सेम डेट को। ठीक है, 24 अक्टूबर को ही ये भी मनाते हैं। कौन सा दिवस था ये 61st जो था एडिशन था, या 61st डे इनका जो था इस साल था। तो यहां पे याद रखना, पहले ITBP जो था ये किसके अंडर आता था? ये CRPF के अंडर आता था, लेकिन अब ITBP अलग जो है ये बन चुका है। CRPF एक्ट 1949 के द्वारा आता था, लेकिन 1992 में पार्लियामेंट ने ITBP फोर्स एक्ट के तहत इसको अलग से फ्रेम कर दिया है, और ये जो रूल्स हैं फ्रेम हो गए थे 1994 में। बट याद रखना, अगर कभी पूछा जाएगा कि ITBP किसके अंडर आता है, तो आता था, तो वो था CRPF। ठीक है, और CRPF कब करते हैं अपने रेजिंग डे ऑब्जर्व, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। देखो 24 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारे डेज जो हैं इसी दिन मनाए जाते हैं, जिसमें एक आपका यूनाइटेड नेशन डे है, एक आप लोगों का वर्ल्ड पोलियो डे है, आपका ITBP रेजिंग डे है। तो इनको हो सके तो एक ही शॉर्ट नोट में फ्रेम करके लिख लेना। इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी थीम थी वर्ल्ड पोलियो डे की, बियॉन्ड अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी, क्योंकि पेपर में आजकल डेट्स नहीं पूछी जाती। जैसे अक्टूबर 24 सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ज्यादातर चांसेस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थीम पे पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर मैं बात करूं, 7वां आयुर्वेदा डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। 7वां आयुर्वेदा डे अक्रॉस ग्लोब ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी थीम क्या थी? थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा की अगर बात की जाए, आयुर्वेदा डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 23 अक्टूबर के दिन। 23 अक्टूबर हर साल आयुर्वेदा डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस डे को ऑल्सो कोशिश की जाती है इस तरीके से एम किया जाए ताकि प्रमोट किया जा सके जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd है, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो ये भी याद रखना, इसको भी ध्यान में रख के ये मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये। अब इसी के साथ अगर हम बात करें इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, आमतौर पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये धन्वंतरी जयंती जो होती है, जिसको हम लोग धनतेरस भी कहते हैं, उस दिन मनाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और कौन सा एडिशन था ये भी आपको पता होना चाहिए, 7th एडिशन था इस बार। नेक्स्ट बात है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कौन है इस समय मिनिस्टर। तो उसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है,
ये इस समय क्या है, मिनिस्टर है, राज्यसभा मेंबर है, कहां से, असम से। इसको पॉइंट को याद रखना। और आयुष की भी एक फुल फॉर्म है। अब ये भी, अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं जब ये नई नई बनी थी तो ये पेपर में पूछना शुरू हो चुके थे कि वाई स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर। तो कभी अगर बाई चांस ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई से आपका आ जाता है यहाँ पे योगा, यू से एन से आ जाता है यहाँ पे आपका नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो ये आपकी आयुष की फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस बार वर्ल्ड एग डे जो मनाया गया है 14 अक्टूबर को, इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड एग डे मनाया गया है 14 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी एग्स फॉर अ बेटर लाइफ। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये मनाया गया है। अब एक और चीज यहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे चेंजेस हैं। पिछले साल ये कब मनाया गया था? ये एग्जैक्ट डेट को नहीं मनाया जाता, ये सेकंड फ्राइडे को मनाया जाता है अक्टूबर के। ठीक है, इस बार ये फॉल हुआ है 14 अक्टूबर को, तो इस साल मनाया गया है इस डेट पे। बट आमतौर पे वर्ल्ड एग डे का मनाया जाता है, ये सेकंड फ्राइडे को मनाया जाता है अक्टूबर के। फिर वो जिस मर्जी डेट पे लाइक करें। नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इंडिया के 2 बीचेस को और ऐड कर दिया गया है, किसमें? जिसे ब्लू फ्लैग टैग जो है वो मिल गया। अब ये 2 बीचेस कहां पे है? देखो, ये दोनों बीचेस जो है आपके लक्षद्वीप में ही हैं। इनके नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है कदमत और एक का नाम है थुंडी ब्रिज, मिनिकॉय थुंडी ब्रिज। तो आंसर होगा इसका बोथ 1 और 2। तो यहां पे इसको याद रखना। आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूं आपको, चलो मैं बता देता हूं। अब हमारे पास टोटल कितने बीचेस ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग मिला है? तो ये हैं 12। पहले 10 थे, अब 2 और ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि, या फिर अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछे कि ब्लू फ्लैग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है या ये टैग मिलता है तो वहां पे टूरिज्म बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज जिसका नाम है मोढेरा, ये पहला ऐसा बना है जो नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी में आ गया है। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी या इस तरीके से पूछे जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर बात किया जाएगा यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे ये चीजें की जा रही हैं, तो जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्याग्राम। प्रोजेक्ट सूर्याग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्याग्राम की क्या मतलब हुआ? अब सूर्य से आप लोग समझ सकते हैं सन, ग्राम से आपको पता है विलेज। तो यहां पे ये जो है प्रोजेक्ट ये चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोशिश की जा रही है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाए हर एक जो रूफ है घर की छत है मोढेरा में। 2 फेसेस के अंदर इसको किया जाएगा। मोढेरा है कहां पे? तो ये आपका आ जाता है गुजरात में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी में ये फॉल करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, विच कंट्रीज नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ ट्राई सर्विसेज HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प अलॉन्ग विद द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। टाइगर ट्रम्प किसके साथ हुई है? तो ये हुई है इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, ये ट्राई सर्विसेज होती है। ट्राई सर्विसेज, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुई ट्राई सर्विसेज, यानी कि इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शिप ने इसमें वो किया, बट इसमें काफी ज्यादा थी तो आपको इसको याद नहीं रखना। आपको बस ये याद रखना है कि किस किस के बीच में हुई है। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे भी एक एक्सरसाइज पे कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है, वेन्यू क्या था, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, एक मैं अलग वीडियो यहाँ पे ले आऊंगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इन्होंने ग्रांट करा है एयरडोम लाइसेंस टू मोपा एयरपोर्ट। ये अब यहां पे क्वेश्चन बनता है मोपा एयरपोर्ट है कहां पे? ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि आपको बताना है कि मोपा एयरपोर्ट है कहां पे। तो जो मोपा एयरपोर्ट है ये है आपका गोवा में। गोवा इंडिया की पहली स्टेट थी जो कि आपकी रेबीज फ्री भी बनी थी। ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर
18 के ऊपर, एज पर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC NDC सिंथेसिस report, the climate plans of government around the world are still insufficient to keep global warming to dash as mandated by 2015 Paris Agreement. अब यहाँ पे जो चीज कही गई है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, कितने डिग्री तक कहा गया था, तो ये है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब UNFCCC की जो रिपोर्ट आई है NDC सिंथेसिस रिपोर्ट, अब पेपर में क्या है, पेपर में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, आपको ये पार्ट दिया जाएगा कि इनसफिशिएंट है ताकि रखा जा सके ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मैंडेट किया गया था किसके द्वारा। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा ये किया गया था। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जब ज्यादा डिफिकल्ट करना होगा वो आपसे रिपोर्ट पूछ लेंगे, मॉडरेट रखना होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे कि एग्रीमेंट कौन सा था, इजी करना होगा तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद रखना। अगर आपसे एक और चीज पूछा जाए कि इसके कितने पार्टनर्स हैं, कितने लोग इसमें हैं, तो टोटल 198 कंट्रीज इसमें यहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। As per the report published by OAG Aviation Worldwide Limited, Delhi Airport from India has been named as World Dash busiest global airport by seats, while Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport from Dash ranked first in the list. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है, जो हमारा दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ किसके, उसमें पूछा गया बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय सीट्स, ठीक है। 10th रैंक पे ये आता है, और जो टॉप पे है अटलांटा हार्टिसफाइड-जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है, तो जो ये एयरपोर्ट है ये आपका आता है USA में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बट अगर स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां पे है। साथ में आपको ये भी याद रखना है इसका रैंक फर्स्ट रहा है, और इंडिया का जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका रैंक 10th रहा है। ये जितने भी इंडेक्स आते हैं, जितने भी यहाँ पे ये रैंकिंग आती है, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली रेक्टिफाई किया है 6 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स अंडर प्रोजेक्ट वेव। वेव की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको ये याद रखना है, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने शुरू किया है ये, तो ये किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि अभी हाल ही में 75 क्या ओपन करने की बात की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, कि बैंक 75 क्या ओपन करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी रिसेंटली न्यूज में था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आपको बताना है कितने 75 और क्या नाम है, और फुल फॉर्म भी साथ में लिख के बता देना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में IRDAI के द्वारा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है लॉन्च ऑफ बीमा सुगम एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ऑल इंश्योरेंस नीड्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। देखो ये बीमा सुगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च कर दिया गया है, कब से शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा जनवरी 1 2023 से, ठीक है। जनवरी 1 2023 से यहाँ पे जो है इसको शुरू कर दिया जाएगा। बीमा सुगम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगी दैट विल हाउस ऑल कंपनीज सेलिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो एक सिंगल पोर्टल पे आपको हर एक चीज जो है वो मिल जाएगी। नाम याद रख लेना, क्या होगा, बीमा सुगम। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रशिया हैज बिकम इंडियाज डैश ट्रेडिंग पार्टनर व्हाइल डैश इमर्ज्ड एज द इंडियाज बिजिएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपका एक्सपोर्ट पे था, वो अलग था। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है। तो अगर पूछा जाए रशिया की बात की जाए तो रशिया कौन से नंबर पे है, 7th पे है, ठीक है। यहां पे रशिया 7th पे है। अगर पूछा जाएगा टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमारा USA ही है, तो इसको भी याद रखिएगा। 7th और टॉप पे कौन सा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो पहले पे कौन सा है, USA है। सेकंड पे कौन सा है, सेकंड पे आता है आपका चाइना, और थर्ड पे आता है आपका UAE। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को ध्यान रख लेना, पेपर में एक बार पढ़ लेना पूछा क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पूछा है या एक्सपोर्ट पूछा है, वो आपको एक बार ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है
जिसने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स, नेशनल आईपी अवार्ड्स जिन्होंने जीते हैं 2021 और 22 के लिए। तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में जीता गया है? तो ये जीता गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली ये जीते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिए जाते हैं, और जो टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं पेटेंट फाइलिंग के लिए या ग्रांट्स के लिए, या फिर अगर हम बात करें कमर्शियलाइजेशन के लिए, उन्हें ये अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे? तो ये अवार्ड मिला है इस समय आईआईटी मद्रास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, अब एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में इन्फेंट्री डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। किस डेट को? ये हर साल 27 अक्टूबर को किया जाता है। और ये कौन सा एडिशन था? तो ये था 76th एडिशन। अब ये क्यों किया जाता है 27 अक्टूबर के दिन ही? इस दिन इंडियन आर्मी, जो इंडियन एयरफोर्स जो है, ये ऑब्जर्व करते हैं किस रूप में? शौर्य दिवस के रूप में। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, गोल्डन जुबली यहाँ पे क्या है? जो हमारा कश्मीर एयरबेस था, या फिर जो हमारा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो उस पर जीत की गई थी उस समय, तो यहाँ पे याद रखना 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 26 अक्टूबर को JNK ने क्या साइन किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी, महाराजा हरि सिंह के द्वारा। और उन्होंने कहा था जैसे ही ये साइन हो जाएगा अगले दिन सुबह, यानी कि 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे जाएंगी? जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में जो एक लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, या जिसका नाम है सफल, यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स, एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सफल की फुल फॉर्म भी याद रखना, और सफल किसके लिए किया गया है आप लोग ये भी याद रखना। ये एग्रीकल्चर लोन के लिए किया गया है, ताकि जिसको भी लोन चाहिए, और ये पहला अपने आप में इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें टोटल 40 बैंक जो होंगे वो यहाँ पे लोन दे सकते हैं अगर किसी को चाहिए। ओडिशा की बात करूं, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, इसमें आपको ओडिशा में ही वर्ल्ड कप देखने को मिल जाएंगे हॉकी के। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आपका यहाँ पे होगा। और अगर इसमें बहुत सारी आपकी लेक्स भी आती है, जिसमें एक का नाम है भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका लेक भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में अप्रूव करा है तरई एलिफेंट रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट इन लखीमपुर खेरी। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश का सेकंड क्या बनेगा? एलिफेंट रिजर्व। यहां पे इसको याद रखना। अब एलिफेंट रिजर्व की अगर बात की जाए, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत यहाँ पे चीजें जो हो रही हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिल रही हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। अब अगर बात यहाँ पे मैं करूं इस पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व की, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड कहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने हैं, टोटल 33 है इंडिया में। ठीक है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं ये टोटल 33 हैं। यूपी का ये सेकंड है। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन सा था, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पे लिख के बताना। आपके लिए ये एक होमवर्क है, आप चेक करना। जो बेसिकली ये तराई है, ये नेपाल इंडिया बॉर्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस समय इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इसके यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव कहां से बिलोंग करते हैं? ये राज्यसभा मेंबर है राजस्थान से। ठीक है, इतना आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकते हैं ये क्वेश्चन, आपको पता होने चाहिए। और फर्स्ट कौन सा था ये भी साथ साथ पे लिख के बताना। ये सेकंड बना है, पहला आप लोग बताना कमेंट में कि कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने रिसेंटली जो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स, अब एक ऐसी आती है जिसका नाम है सिटमैक्स। आपको बताना है इसमें टी क्या है। टी कौन सी कंट्री है जिसके साथ यहां पे होता है? सिम्बेक्स की फुल फॉर्म क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अब जो आपके जितने भी एग्जाम्स में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज आती हैं, दो तरीके से पूछी जाती है। पहली क्या है? पहली पूछी जाती है कि मिलिट्री एक्सरसाइज
किस किस के बीच में, जैसे कुछ हैं जो बहुत टाइम से चल रही है, जैसे हैंड ऑन हैंड, हैंड इन हैंड आपकी हो गई, आपकी अजय वॉरियर हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। आजकल क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये कहां पे हुई है, आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा बनते हैं। ये कहां पे हुई है, ये आपकी हुई है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसका आंसर अगर आपको ये भी पूछा जाएगा कि ये कौन सा वहां एडिशन था, तो ये अब आप लोग इसको याद रखना। इसके साथ साथ दो चीजें और हैं जो पेपर में पूछी जाती है। सिम्बेक्स की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे इस बार कंडक्ट हुई हैं, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो सिटमैक्स का बताना है, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिम्बेक्स कहाँ पे हुई है या फिर सिटमैक्स किस किस के बीच में हुई है, तो इनको याद रखना। ठीक है, जो और एक और चीज, सॉरी यहाँ पे आपको बताना भूल गया मैं, जो इस बार यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है, ये 29th एडिशन था, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वापस से, क्योंकि J&K के रिलेटेड करंट अफेयर आपको पता है पेपर में पूछे जाते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में J&K के रिलेटेड ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना। जम्मू कश्मीर LG के द्वारा भी हाल ही में इनॉग्रेट करा गया है 3 वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है और ये क्यों किया गया है, ताकि जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर और हेरिटेज है, उसको सेलिब्रेट किया जा सके। इसका नाम क्या रखा गया है, जश्न कश्मीर। साथ ही साथ हमारा पहला बर्ड फेस्टिवल जो है वो भी बनाया गया है, कहां पे, पहलगाम में। ठीक है, ये भी याद रखना। दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बता दिया कि यहाँ पे जो ये जश्न कश्मीर किया गया है, इसकी एक पूरा फुल फॉर्म भी है, एक टैगलाइन भी कह सकते हो आप, जिसका नाम है न्यू कश्मीर न्यू होप। ठीक है, इसको शुरू किया गया है। और जितने भी इसमें J&K फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन है, या फिर अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा जो आर्टिस्ट हैं इन सबको, तो यहाँ पे याद रखना। और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी ऐसी लॉन्च कर दी गई थी जो फोक आर्ट्स या लिटरेचर या विजुअल आर्ट्स के लिए जो लोग काम करते हैं उसके लिए। साथ ही साथ एक हम लोगों ने देखा था, हमारे जो हैंडमेड कारपेट्स है जो काफी फेमस है, उस पर भी QR कोड लगा दिया गया है। और हैंडमेड जो कारपेट्स है उसको GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है, पहले का मिल चुका है। ठीक है, और गुरु शिष्य परंपरा और बहुत सारी इस तरीके की स्कीम्स जो है वो भी लॉन्च कर दी गई थी, जिसमें अगर हम बात करें जो राइटर्स कैंप है, नेशनल थिएटर फेस्टिवल्स है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो ये याद रखिए, जश्न कश्मीर न्यू होप ये लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। 3 हफ्ते लंबा ये एक प्रोग्राम है जिसको इनॉग्रेट किया गया था LG साहब के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 का अंडर मोस्ट पॉपुलर GI ऑफ इंडिया फूड स्टफ कैटेगरी में। अब आप लोग देख सकते हैं, GI टैग तो मिलते थे पहले तक, हम लोग पढ़ते थे तो GI टैग याद रखने हैं, लेकिन इस बार क्या है ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2021-22 अवार्ड्स के तहत मोस्ट पॉपुलर GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया फूड स्टफ कैटेगरी में किसको मिला है, तो ये मिला है हैदराबादी हलीम को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद हलीम को ये अवार्ड दिया गया है। 17 टोटल फूड आइटम्स जो थी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको ऑलरेडी GI स्टेटस मिल चुका है। अब ये एक इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही, जिसमें बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, बहुत सारी आइटम्स थी, जिसमें जो है हैदराबादी हलीम विनर बना। अभी तक अगर किसी ने खाया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं खाया, बताना इसका टेस्ट होता कैसा है। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन फिल्म ने रिसेंटली बेस्ट कौन सी इंडियन फिल्म है जिसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 47th एडिशन ऑफ सैटर्न अवार्ड्स 2022 में। तो ये जो अवार्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। किसको मिला है, ये मिला है RRR को। इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली, इनको ये अवार्ड मिला है। इंडियन तेलुगु फिल्म थी ये जिनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सैटर्न अवार्ड्स अलग कैटेगरी आती है, USA में ये अवार्ड्स मिलते हैं। तो याद रखना, कभी भी इस तरीके के अवार्ड्स मैंने आपको बताया, जब कभी भी किसी इंडियन को ये अवार्ड मिलता है, फिर वो मूवी हो, कोई क्रिकेटर हो या स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थे हमारे अक्टूबर लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी ही अब हम लोग मिलेंगे हमारे कंपाइल्ड जो ईयरली राउंड अप लेक्चर्स होते हैं उसके साथ। वीकली करंट अफेयर्स तो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा अक्टूबर महीना भी खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे,
सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।